welcome to my YouTube channel. And are you from any field of life sciences like micro, biology, biotech, biochem, etc.? और अगर इसका जवाब हाँ है तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका आया है। जो अगर आप एम कर रहे हैं इंडिया के लीडिंग इंस्टीट्यूट से पीएचडी करने की और आपके पास नेट गेट या और कोई फेलोशिप नहीं है, तो यहाँ है आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी। यहाँ अप्लाई कर सकते हो आप। और ख़ास बात यह है कि आपको इसके लिए नेट गेट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जहाँ बाकी इंस्टीट्यूट्स जैसे आईसीएमआर हो गया, डीबीटी हो गया, नेट की फेलोशिप पे एडमिशन लेते हैं प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहीं यहाँ पे जो ये इंस्टीट्यूट आप देख सकते हो एम्स, यहाँ पे आज भी कई सारी सीट्स ऐसी निकलती है जहाँ ऐसे स्टूडेंट्स को भी मौका मिलता है जिनके पास खुद की फेलोशिप नहीं है। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एम्स में पीएचडी प्रोग्राम निकला है जिसमें एम्स खुद की फेलोशिप भी देगा। और तो इफ़ आप इंटरेस्टेड है इन डूइंग पीएचडी और आपके पास फेलोशिप नहीं है, देन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो यहाँ पे हम एम्स की साइट को खोल लिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम 2026 सेशन जो है वो अपडेट हो चुका है। यहाँ के प्रोस्पेक्टस में हम विजिट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा पीडीएफ खुल जाएगा जो कि मैंने पहले से खोल के रखा है। तो यहाँ पे मैं आपको सारी मेजर मेजर चीज़ें दिखा दूंगा। ये जो पीएचडी का अपॉर्चुनिटी निकला है विदाउट फेलोशिप, मतलब आपको आपके पास प्रायर कोई फेलोशिप नहीं है तो आप एम्स के फेलोशिप में ही पीएचडी अप्लाई कर सकते हैं। बट ये आपको याद रखना है कि ये सिर्फ एम्स न्यू दिल्ली के लिए एप्लीकेबल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका डेट रहेगा एग्ज़ाम फॉर्म भरने का, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने का, वो 12/1/2026 को शुरू हो चुका है। लास्ट डेट आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म का वो रहेगा 26/1, मतलब 26 जनवरी तक आपको भरना है। और फिर अगर हम आगे बढ़े तो हम देख सकते हैं कि आपका जो स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन एंड रिजेक्टेड एप्लीकेशन विथ रीजन फॉर रिजेक्शन, वो आपको 30 जनवरी यानी कि फ्राइडे तक मिल जाएगा। और यहाँ पे 30 जनवरी तक ही आपको लास्ट डेट ऑफ फॉर मिनिस्ट्री of Health and Family Welfare Government India to forward an approval regarding no objection to the foreign national for appearing in the PhD एग्जामिनेशन। ये भी आपका जनवरी 26 सेशन के लिए जो वो 30 जनवरी तक आपको पता चल जाएगा कि आपका जो आपने एप्लीकेशन दिया है वो पास हो गया या रिजेक्ट हो गया। उसके बाद जो आपका फाइनलाइजेशन ऑफ सेंटर है और रोल नंबर जो आपको मिलेगा, एडमिट कार्ड मिलेगा, वो 4 फरवरी तक मिल जाएगा। और जो आपका रिटन टेस्ट होगा वो सीबीटी मोड में होगा जो कि 7 फरवरी को है। और रिजल्ट का जो डिक्लेरेशन है वो आपका 17 फेब तक आ जाएगा। मतलब अगर आप सेलेक्ट हो चुके हो या नहीं हो वो आपको विद इन 1 मंथ पता चल जाएगा। फिर आपका यहाँ पे एक डिपार्टमेंटल असेसमेंट होगा जहाँ पे आप सोच सकते हो कि आपका इंटरव्यू टाइप या डिस्कशन टाइप हो सकता है। ये 24-25 फरवरी को होगा। और जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपका 3 मार्च तक आ जाएगा। और आप जो पीएचडी प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो वो आप 31 मार्च तक ज्वाइन कर सकते हो। सो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ी रहेगा, नॉर्मली जो एम्स का एप्लीकेशन फ़ी रहता है वो बहुत ही हाई रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरल या ओबीसी कैटेगरी के लिए 2000 है। एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा जो 1600 है। और जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स है उन्हें कोई फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। सो आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ तो आप खुद ही पढ़ सकते हो, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सो यहाँ पे समरी ऑफ द एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा, जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, पूरा पूरी ऑनलाइन रहेगा। और ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन रहेगा, जो एग्जामिनेशन हमारा ये एक्चुअल में 3 स्टेजेस में रहेगा। बट जो रिटन एग्जाम है वो स्टेज 1 और स्टेज 2 का रहेगा जो कि 90 मिनट्स के होंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जैसे कि मैंने बता दिया 7 फेब रहेगा। और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो है आपका ये स्ट्रिक्टली दिल्ली एनसीआर ही रहेगा। तो अगर आप दिल्ली आ सकते हो एग्ज़ाम देने के लिए तभी आप ये फॉर्म भरना, वरना छोड़ देना। और नंबर ऑफ शिफ्ट्स 1 रहेंगी, मतलब एक ही गो में पूरा एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा। टाइमिंग जो आपका रहेगा वो आप देख सकते हो 10 से 10:30 बजे तक रहेगा, 1.5 घंटे का एग्ज़ाम है क्योंकि। और लैंग्वेज ऑफ पेपर स्ट्रिक्टली इंग्लिश रहेगा, किसी और लैंग्वेज का अगर आप चाहते हो तो वो आपके पास ऑप्शन नहीं है। जो क्वेश्चंस रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है स्टेज 1
में रहेंगे 30 नंबर के, और स्टेज 2 में रहेंगे 40 नंबर के। तो टोटल आपके 70 क्वेश्चंस आएंगे, और ये सारे एमसीक्यूज होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेंगे क्वेश्चंस के, वो मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग कैंडिडेट्स के लिए अलग रहेंगे, और जो नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स है उनके लिए अलग रहेंगे। जो मेडिकल कैंडिडेट्स है उनके लिए एप्टीट्यूड रिलेटेड कवरिंग इंग्लिश क्वेश्चंस रहेंगे 30, और सब्जेक्ट रिलेटेड रहेंगे 40। और जो नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स है उनके लिए भी एप्टीट्यूड रिलेटेड रहेंगे 30, और सब्जेक्ट रिलेटेड रहेंगे 40। सो आपकी मार्किंग स्कीम जो रहेगी, करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और इनकरेक्ट आंसर अगर आप करते हो तो -1/3 हो जाएगा, मतलब 0.3 आपका माइनस हो जाएगा। और अनआंसर्ड और मार्क्स फॉर रिव्यू या नॉट आंसर्ड के लिए आपके पास कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और यहाँ पे जो मेथड ऑफ कट ऑफ रहेगा, उसमें आपको चाहिए होगा मिनिमम 35 मार्क्स इन स्टेज 1 एंड स्टेज 2 कंबाइंड। मतलब आपको टोटल 70 मार्क्स में से मिनिमम 35 मार्क्स लाने ही होंगे, मतलब हाफ, 50% आपको स्कोर करना होगा टू बी एलिजिबल फॉर स्टेज 3। स्टेज 3 के लिए एलिजिबल होने के लिए जो आपका इंटरव्यू रहेगा। और यहाँ पे स्पेशल वेटेज रहेगा, will be added only for those candidates who are at least 35 marks in stage 1 and stage 2 and are eligible for stage 3। सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर अगर आपका मेथड ऑफ रिजल्ट है, अगर 2 या 3 बच्चों को या उससे ज़्यादा बच्चों को टाई हो जाता है, लाइक 36 मार्क्स तीनों को ही आ गया, तो फिर उसका रेजोल्यूशन है वो डेट ऑफ बर्थ पे रहेगा। जो ओल्डर वाला कैंडिडेट रहेगा उसको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा यंग वन के ऊपर। सो स्टेज 1 में आपका एप्टीट्यूड रिलेटेड कवरिंग इंग्लिश रहेगा, और ये 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का रहेगा विथ अ ड्यूरेशन ऑफ 40 मिनट्स। और जो स्टेज 1 रहेगा वो 40 मिनट का रहेगा, और जो कि टोटल 90 मिनट्स का है। तो जो स्टेज 2 है जिसमें आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे सब्जेक्ट रिलेटेड, वो रहेगा आपका 50 मिनट्स का। सो ये सब तो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। टोटल एग्जामिनेशन कितना रहेगा, 70 एमसीक्यूज रहेगा। और जहाँ जो कैंडिडेट्स हैं उनको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने होंगे जो नॉर्मली हर एग्ज़ाम में होते हैं, कि क्या है नहीं है ये आप पढ़ लेना। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन से सीट्स किस डिपार्टमेंट में अवेलेबल है उसके बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे जो दो कैटेगरी बनाई हुई है, जिसमें है फर्स्ट कैटेगरी जिसमें फंड्स अवेलेबल है, मतलब जो कैंडिडेट से सेलेक्ट होंगे स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 के लिए, उनको डायरेक्ट प्रोजेक्ट फंड से पैसे मिलेंगे। उनके जो एम्स का पीएचडी फेलोशिप होगा वो ऐसे मिलेगा। और जो बच्चे हैं जिनके लिए सीट अवेलेबल है, उनका ओन फेलोशिप है, ओन गवर्नमेंट फेलोशिप हो गया, जैसे आईसीएमआर, नेट, डीबीटी, जेआरएफ जो भी हो गया, तो उसका कितने सीट्स अवेलेबल है वो आप देख सकते हैं, और किस डिपार्टमेंट में है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक दिखा देता हूँ। यहाँ पे एनाटॉमी में एक सीट अवेलेबल है। यहाँ पे 5 सीट जो है वो प्रोजेक्ट अवेलेबिलिटी पे है, कि इसमें आपको प्रोजेक्ट से फंड मिलेगा। और यहाँ पे है एक ओन स्कॉलरशिप में 2 सीट अवेलेबल है। तो यहाँ पे टोटल जो सीट्स हो जाएगा वो आपका एफ ए प्लस ओ एफ हो जाएगा, जो कि आपका 7 है। सो सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री में भी है, बायोटेक में भी है। जैसे बायोकेमिस्ट्री में यहाँ पे 2 सीट है एफ ए ग्राउंड्स में, और 6 सीट है, और टोटल यहाँ पे 8 सीट्स है एफ ए प्लस ओ एफ करके। तो इसी तरह बहुत सारे सीट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे, जहाँ पे आपका जो फंड वाला जो प्रोजेक्ट अवेलेबल है वहाँ पे टोटल आपके 38 सीट्स है। और जो ओन फेलोशिप का है, ओ एफ का है, वहाँ पे 39 सीट्स है। तो टोटल आपके 77 सीट्स यहाँ पे रहेंगे। सो फर्दर मूविंग ऑन, यहाँ पे आपका डिटेल्स भी दिया हुआ है कि आप सीट्स, डिपार्टमेंट कोड, नंबर ऑफ सीट्स, रिसर्च प्रोजेक्ट क्या रहेगा आपका, आप रिसर्च प्रोजेक्ट वगैरह भी देख सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे यहाँ पे भी सेम कोड दिया हुआ है जो एनेस्थेलॉजी डिपार्टमेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एफ ए फंड्स अवेलेबल वाले में 1 है, और ओन फेलोशिप में 0 है, तो टोटल यहाँ पे 1 सीट रहेगा। सिमिलरली एनाटॉमी में आप देख सकते हो कि जो एफ ए वाली सीट है वो 5 है, और ओ एफ वाली जो सीट है वो 2 है। यहाँ पे फिर एलिजिबिलिटी दिया हुआ है कि अगर आप एनाटॉमी में देख रहे हो तो वो एमएससी होना चाहिए, एमएससी जूलॉजी, बायोफिजिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, कुछ भी हो सकता है अगर आपने वो भरा है तो। और यहाँ पे एज लिमिट जो है वो आपका
वो भी दिया हुआ है। तो मैक्सिमम एज लिमिट्स मैंने जो देखा वो 30 से 35 साल तक का है। और यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली है कि जितने भी पोस्ट है सब में एलिजिबिलिटी मिनिमम एमएससी है, मतलब आपके पास एमएससी मिनिमम होनी चाहिए। एमएससी से बीएससी लेवल का तो मैंने देखा नहीं यहाँ पे अभी तक। और यहाँ पे फिर प्रोजेक्ट टाइटल भी दिया हुआ है कि आप जिस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हो या आपको देखना है आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। और ब्रॉड रिसर्च एरिया भी दिया हुआ है जिस फील्ड में आपको चाहिए। एंड देन यहाँ पे फंडिंग दी हुई है कि किन किन एजेंसी द्वारा फंडेड है ये। एंड मूविंग ऑन टू फॉरवर्ड, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सारे ही आप एक बार गो थ्रू कर लेना कि आपको किस में अप्लाई करना है और क्या क्या चीज़ें हैं नहीं है। देन हम जब आगे बढ़ेंगे। सो यहाँ पे आप नोट सेक्शन में देख सकते हो, ऑल द सीट्स इन अ डिपार्टमेंट। एक सिंगल डिपार्टमेंट में जितने भी सीट्स है वो सारे क्लब्ड रहेंगे और कैंडिडेट तभी एलिजिबल रहेंगे इन द वही डिपार्टमेंट एलिजिबल रहेंगे अप्लाई पीएचडी के लिए एनरोल होने में जिन डिपार्टमेंट में उन्होंने अप्लाई किया है। और कैंडिडेट्स को जो है वो सीट्स उन्हीं ऑर्डर में एलोकेट होंगे जिस ऑर्डर में उनका मेरिट है एग्जाम में। जैसा उनका मार्क्स आया है, जैसा परसेंटेज है, उसी हिसाब से उनको सीट अलॉट होगा। और जो कैंडिडेट्स रहेंगे जिनके पास ओन गवर्नमेंट फेलोशिप रहेगा वो दोनों ही सेलेक्ट कर सकते हैं, ओएफ और एफए वाला। जो ओएफ मतलब ओन फेलोशिप है और एफए मतलब फेलोशिप अवेलेबल, दोनों में ही फुल भर सकते हैं वो, अगर वो क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। और कैंडिडेट्स जिनके पास ओएफ नहीं है मतलब ओन फेलोशिप नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एफए वाले सीट्स को ही भर सकते हैं। और सक्सेसफुल कैंडिडेट्स जो है विल बी सब्जेक्टेड टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ रेस्पेक्टिव प्रोजेक्ट बिफोर एडमिशन। तो एडमिशन के पहले ही उनको सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करना पड़ेगा। एंड कैंडिडेट्स हु आर अलॉटेड अ सीट बट डू नॉट जॉइन और रिजाइन आफ्टर जॉइनिंग विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी एडिशनल राउंड्स ऑफ सीट एलोकेशन। सो जो बच्चों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है और फिर वो उसको रिजाइन मार देते वो फिर एडिशनल राउंड्स में नहीं बैठ सकते। फिर यहाँ पे जनरल एलिजिबिलिटी दिया हुआ है। मेडिकल क्वालिफिकेशन में आपको क्या चाहिए, एमबीबीएस बीडीएस में 55% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए। और इन द सब्जेक्ट कंसर्न। और जो नर्सिंग क्वालिफिकेशन है उसमें आपको भी एमएससी डिग्री में मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए। देन नॉन मेडिकल जो बच्चे हैं, फॉर नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी मस्ट बी मास्टर्स डिग्री जो कि आपका 2 इयर्स का कोर्स होना चाहिए, अवॉर्डेड बाय इंडियन यूनिवर्सिटीज एट पर रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब आपको उसी फील्ड में कहीं ना कहीं मास्टर्स डिग्री होना चाहिए जिस प्रोजेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं। और इट इज़ क्वालिफाइड दैट देयर इज नो प्रोविजन टू कंसीडर एनी डिग्री देन दोज लिस्टेड अगेंस्ट ईच सीट। तो जो डिग्री स्पेसिफाइड है ईच सीट में, जैसे आपको एमएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स ही चाहिए, एमएससी बायोटेक ही चाहिए, एमएससी बायोकेमी चाहिए, उसके अलावा आप किसी और में अप्लाई नहीं कर सकते अगर आप उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर रहे हैं। सो आपका उसी फील्ड में एमएससी होना चाहिए। उसके बाद कैंडिडेट्स होल्डिंग एमएससी अदर देन एमएससी नर्सिंग, एमटेक डिग्री, बैम्स एंड बीएचएमएस विल बी एलिजिबल फॉर द नॉन मेडिकल क्वालिफिकेशन कैटेगरी। तो जो ये सारे कैंडिडेट्स है जिनके पास एमएससी नर्सिंग नहीं है, जिनके पास एमटेक डिग्री, बैम्स और बीएचएमएस है, वो नॉन मेडिकल में भी अप्लाई कर सकते हैं। बट उनका जो मार्क्स है वो मिनिमम 60% इन द लास्ट एलिजिबिलिटी एग्जाम होना चाहिए। मतलब उनको एमएससी में मिनिमम 60% मार्क्स आना चाहिए। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट पोजिंग मास्टर डिग्री थ्रू अ डिस्टेंस लर्निंग कोर्स शैल नॉट बी एलिजिबल। मतलब आपको जो फुल टाइम कोर्स है एमएससी का वही होना चाहिए, अगर आपने डिस्टेंस एमएससी की है तो वो एलिजिबल नहीं होगा। सो यहाँ पे एक और चीज़ बहुत अच्छी है कि जो स्पेशल वेटेज है फॉर नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स। तो जिन कैंडिडेट्स के पास सी एस आई आर नेट या नेशनल एंट्रेंस टेस्ट किसी का भी फेलोशिप है, उनको एक स्पेशल वेटेज दिया जाएगा, शायद 10 मार्क्स मिलेगा जब उनका टाइप 3 इंटरव्यू होगा। और एंट्रेंस एग्जाम में एज मेंशन्ड इन द मेथड ऑफ सिलेक्शन पार्ट ऑफ द गाइडलाइन सच स्टूडेंट्स शुड अप्लाई अंडर द ओन फेलोशिप इन। जो स्टूडेंट्स है, ये स्टूडेंट्स जिनके पास फेलोशिप है इनको ओन फेलोशिप कैटेगरी में अप्लाई करना होगा और उनको अपलोड करना पड़ेगा प्रूफ ऑफ अपलोड ऑफ द क्वालिफाइंग फेलोशिप इन द ऑनलाइन फॉर्म। अगर उनके पास सी एस आई या यूजीसी नेट है, जेआरएफ के लिए आईसीएमआर जेआरएफ है, डीबीटी जेआरएफ है, या एनबीएचएम स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो उनको एक प्रायोरिटी मिलेगी, स्पेशल वेटेज मिलेगी। और जिन बच्चों के पास फेलोशिप नहीं है वो एफए के अंडर अप्लाई कर सकते हैं, मतलब
जो आपको फेलोशिप एम्स देगा। फिर यहाँ पे मेथड ऑफ सिलेक्शन सेक्शन में आ जाते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन फॉर पीएचडी विल बी थ्रू अ 3 स्टेज परफॉर्मेंस एवेल्यूशन एज अंडर स्टेज 1 एंड स्टेज 2। यहाँ जो स्टेज 1 है इसमें 30 मार्क्स रहेंगे, स्टेज 2 में आपके 40 मार्क्स रहेंगे, और टोटल मार्क्स जो है वो आपके 70 हो गए, 30 + 40, और टाइम मिनट्स, ये सारी चीज़ें अब रिपीट हो रही है, आप देख सकते हैं। और एलिजिबिलिटी फॉर स्टेज 3 रहेगा कि कैंडिडेट्स मस्ट स्कोर एटलीस्ट 35% मार्क्स विच इज़ 50% ऑफ द paper combined to be eligible for stage 3. Candidates who do not fulfill the criteria for to qualify for stage 3 will not be eligible for selection. तो स्टेज 3 के लिए अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते तो आप सेलेक्ट नहीं होंगे। यहाँ स्पेशल वेटेज रहेगा मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कैंडिडेट्स के लिए, जहाँ पे उन्हें 10 मार्क्स विल बी एडेड टू द स्कोर्स ऑफ स्टेज 1 एंड स्टेज 2 फॉर कैंडिडेट्स हु फुलफिल बोथ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। इनको 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा इफ़ उनके पास एलिजिबल, वो एलिजिबल स्टेज 3 के लिए, और उनके पास मेडिकल डिग्री भी है लाइक MBBS, BDS, MDS, DNB, MD, ये सारी डिग्रीज और MSc नर्सिंग और इक्विवेलेंट है, तो वो 10 मार्क्स उनको ऐड हो जाएगा। और नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स के पास भी अच्छी न्यूज़ है कि उनका भी 10 मार्क्स ऐड होगा टू द टोटल स्कोर ऑफ स्टेज 1 एंड स्टेज 2, अगर वो भी ये फॉलोइंग क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। लाइक सेम है कि एलिजिबल फॉर स्टेज 3 और उनके पास एक क्वालिफाइड नेशनल एंट्रेंस टेस्ट का फेलोशिप है, जो कि एम्स में वो यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम जनवरी 2024 टू जनवरी 2026। और वो जॉइंट CSIR UGC होता है, ICMR हो सकता है, DBT हो सकता है, या NBHM टेस्ट हो सकता है। और ये जो कैंडिडेट्स है वो ओन फेलोशिप में अप्लाई करेंगे, और उनको अपना अपलोड करना पड़ेगा प्रूफ कि उनके पास क्या फेलोशिप है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे स्टेज 3 के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर कंबाइनिंग द स्टेज 1 2 एंड स्पेशल वेटेज डिटेल्ड इन पॉइंट्स 1 एंड 2 अबव, 3 times एज मेनी कैंडिडेट्स एज द नंबर ऑफ सीट्स एवेलेबल विल बी कॉल्ड। मतलब जितने बच्चों ने टोटली मार्क्स लाया है जो क्वालिफाई किए, उनके 3 times candidates को seats in a department will be called for departmental clinic practical laboratory assessment carrying 20 marks। तो इनको प्रैक्टिकली भी बुलाया जाएगा, जहाँ पे उन्हें डिपार्टमेंटल असेसमेंट जो होगा, जो मैंने बताया था, जिनमें उनका लेबोरेटरी और प्रैक्टिकल में वो कैसा काम करते हैं उसके बेसिस पे भी असेसमेंट किया जाएगा स्टेज 3 में। और ये जो होगा ये स्टेज 1 + 2 + स्पेशल वेटेज को ऐड करके फाइनल टोटल मार्क्स आएगा। उसके ऊपर आप 20 मार्क्स में कितना ला रहे हो प्रैक्टिकल्स में, उससे फाइनल मार्क्स उनका निकाला जाएगा। और फाइनल रिजल्ट में जो कैंडिडेट्स 50% मार्क्स स्टेज 1 और 2 में इंक्लूडिंग स्पेशल वेटेज लाएंगे, और 3 में भी कंबाइन करके 50 मार्क्स ले आएंगे आउट ऑफ 100, उनको एडमिशन के लिए एलिजिबल माना जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने बहुत ही अलग अलग स्टेजेस में बहुत कुछ प्रिपेयर किया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कर दिया। लाइक स्टेज 1 30 मार्क्स का, स्टेज 2 40 मार्क्स का, टोटल 70 मार्क्स का। स्पेशल वेटेज रहेगा 10 मार्क्स का, जो कि आपका 70 + 10 80 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 20 मार्क्स वो और ले आ रहे स्टेज 3 का बोल के, जहाँ पे 80 + 20 कर दिया तो 100 मार्क्स हो गया। तो आपको ये टोटल 100 मार्क्स में मिनिमम 50 लाना ही होगा, मतलब हाफ मार्क्स लाना है, तो आप एलिजिबल होंगे एडमिशन के लिए। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। फिर आप प्रोसेस ऑफ सीट एलोकेशन, एग्ज़ाम आपको CBT ऑनलाइन मोड में होगा डेली NCR में ही, एवोल्यूशन प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, मैं आपका उसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, PhD सीट जो है सेल लैब्स इफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स डू नॉट ज्वाइन बाय 31 मार्च 2026। सो आपको लीस्ट मिनिमम 31 मार्च तक ज्वाइन करना है, उसके बाद आपका सीट जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, बाकी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में क्योंकि लिंक कर दूंगा, तो आप वहाँ से व्यू कर लेना इस PDF को। एंड अगर आपको ऐसी अपडेट्स चाहिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।